हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उबर के बारे में। उबर एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया में काफी तेजी के साथ फैल गई, क्योंकि उबर पहली ऐसी कंपनी थी जो कुछ नया टेक्नोलॉजी लेकर के आया था टैक्सी के अकॉर्डिंग। लोग पहले मार्केट जाते थे तो सड़क पे निकलते हैं, उनको टैक्सी मिल जाती थी और आसानी से मार्केट चले जाते थे। बट जहाँ पे सुनसान एरिया होता था, जहाँ पे खाली एरिया होता था, जहाँ पे कोई टैक्सी नहीं होती थी, वहां पे लोगों को टैक्सी ढूंढने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, काफी ज्यादा वेट करना पड़ता था। कभी कभी तो काफी ज्यादा वेट करने के बावजूद भी टैक्सी नहीं मिल पाती थी, तो उबर वहां पे काम आता था। वहां पे लोग वेट ना करके अपने फोन में उबर ऐप खोलते और वहां से टैक्सी बुक करते और 2 मिनट में उनके सामने टैक्सी आकर के खड़ी हो जाती थी। लोगों को लगता था कि जो हम टैक्सी बुक करते हैं वो उबर कंपनी अपनी टैक्सी भेजती है, बट ऐसा नहीं है। उबर कंपनी खुद की अपनी एक भी टैक्सी ऑन नहीं करती है। उबर बेसिकली एक स्मार्टफोन ऐप है, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका काम है ड्राइवर को राइडर से मिलाना। उबर काफी अच्छी सुविधा दे रही थी अपने राइडर्स को, और टैक्सी से रिलेटेड जो भी दिक्कतें थी उबर आने के बाद सब खत्म हो गई और उबर काफी तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल रही थी। यहां तक कि उबर दुनिया के सबसे बड़ी राइड हेलिंग कंपनी बन गई थी। बट अचानक उबर को हर साल इतने ज्यादा लॉसेस क्यों होने लगे? अचानक उबर कंपनी की इमेज इतनी ज्यादा क्यों गिरने लगी? उबर कंपनी पे इतने ज्यादा केसेस क्यों होने लगे? ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो पूरा देखें और आइए पूरी डिटेल में समझते हैं। ट्रेविस कलानिक और गैरेट कैंप 2008 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे थे, बट उन दोनों को टैक्सी नहीं मिल पा रही थी। काफी ज्यादा वेट करने के बाद भी उनको टैक्सी नहीं मिल पा रही थी और वहीं से उनके माइंड में आइडिया आया उबर का। ये दोनों दोस्त थे और पहले से भी एंटरप्रेन्योर थे। इन्होंने पहले भी कई बिजनेस शुरू किए थे। जैसे 2007 में ट्रेविस ने अपने कंपनी रेड शूज को $19 मिलियन में बेच दिया था, और वहीं गैरेट कैंप 2008-9 के दौरान स्टम्बल अपॉन के सीईओ थे। पेरिस के इस एक्सपीरियंस के बाद गैरेट कैंप ने उबर के आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया और तुरंत ही ubercab.com ये डोमेन खरीद लिया। और उसके बाद ट्रेविस को भी इनवाइट किया अपने साथ काम करने के लिए, और ट्रेविस भी गैरेट कैंप के साथ ज्वाइन कर लिए। फिर 2009 में उबर कैब लॉन्च की गई यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में, और जब उबर कैब लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे उबर के पास सिर्फ 3 ही कैब थी, और उबर पूरी दुनिया में पहली ऐसी कंपनी थी जो लोग अपने मोबाइल के द्वारा कैब बुक कर ले रहे थे। उसके बाद उबर का एक्सपेंशन काफी तेजी के साथ चलता रहा और रयान ग्रेव्स अगस्त 2010 तक उबर के सीईओ रहे। उसके बाद ट्रेविस उबर के नए सीईओ बने, और ट्रेविस के सीईओ बनते ही उबर की स्पीड काफी तेजी के साथ पकड़ ली, और अक्टूबर 2010 में उबर ने एक पहली बड़ी फंडिंग उठाई $1.25 मिलियन की। उसी टाइम पे सैन फ्रांसिस्को म्युनिसिपल ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ने उबर के खिलाफ एक नोटिस भेजा। उनको उबर कैब में कैब वर्ड से दिक्कत था। उसके बाद उबर के सीईओ ट्रेविस ने उबर कैब से कैब वर्ड को हटा दिया और उबर कर दी, और लोगों के सामने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि उबर कोई टैक्सी सर्विस कंपनी नहीं है, यह एक टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है। और उसके बाद 2011 में उबर काफी ज्यादा ग्रोथ करने लगा। 2011 साल उबर के लिए काफी अच्छा रहा। 2011 के स्टार्टिंग में ही उबर ने $11 मिलियन की फंडिंग उठाई, और दिसंबर 2011 में उबर ने $37 मिलियन की फंडिंग उठाई। उसके बाद दिसंबर 2011 से ही उबर ने अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन पेरिस से ही स्टार्ट किया और इंटरनेशनल स्पीड काफी तेजी के साथ पकड़ ली। अगस्त 2013 में कंपनी ने $258 मिलियन की फंडिंग उठाई। उसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन $3.76 बिलियन तक पहुंच गई, जो कि उस टाइम पे काफी ज्यादा था। बट उबर को इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि लोकल अथॉरिटी काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे उबर को, उनको ग्रोथ करने नहीं दे रहे थे। उबर जब अमेरिका में आया था, यूएसए में आया था, तो वो काफी तेजी के साथ फैल गया था, क्योंकि अमेरिका में उबर ने एक स्कीम चलाई थी, कोई भी लोग उबर का राइड लेगा तो उसको पहला राइड फ्री मिलेगी, और दूसरे राइड पे काफी ज्यादा डिस्काउंट देते, और तीसरे राइड पे भी काफी ज्यादा डिस्काउंट देते, जिससे लोग वहां पे
उबर के साथ जुड़ने लगे और लोगों को लालच देकर अपने पास खींच लिए। वहां पे काफी तेजी के साथ कस्टमर उबर के साथ इंगेज होने लगे, क्योंकि कम रेट में अच्छी राइड प्रोवाइड करते और सेफ राइड प्रोवाइड करते। इसलिए कभी भी यूएसए में राइड करना होता था, किसी को टैक्सी लेनी होती थी तो उबर को ही सिलेक्ट करती थी। बट इनको इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ करने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। जैसे 2014 में उबर ने चाइना में इंटर किया और उबर देखता है कि चाइना में ऐसे कई सिटी है जहां पे 50 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है। अगर हम उबर को वहां पे उतार देंगे तो उबर की ग्रोथ काफी तेजी के साथ बढ़ जाएगी। यही सोचकर उबर ने चाइना में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया। बट वहां की दीदी चक्सिंग जो कि एक राइडिंग कंपनी थी, वो उबर को काफी टफ कंपटीशन देने लगा। और किसी भी देश से, किसी अलग देश से चाइना में ले जाकर के अपनी कंपनी को ग्रोथ कराना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वहां के लोकल लोग जो होते हैं वो लोकल कंपनी के ही सामान यूज करना प्रेफर करते हैं और वहां की सरकार भी लोकल कंपनी को ही सपोर्ट करती है। इसलिए वहां की सरकार दीदी चक्सिंग को सपोर्ट करती थी, लेकिन उबर भी काफी टफ कंपटीशन दे रहा था, क्योंकि उबर मार्केटिंग को समझ चुका था और उबर मार्केटिंग करना जानता था। इसलिए उबर ने सोचा अगर हम लोगों को अपने साथ जोड़ ले, कम रेट में अच्छा राइड प्रोवाइड करें तो लोग मेरे साथ जुड़ने लगेंगे। अगर लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो लोकल अथॉरिटी भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्होंने पहले ड्राइवर्स को जोड़ना शुरू किए। ड्राइवर्स को अच्छी सैलरी देते और प्लस बोनस देते, जिसके कारण ड्राइवर्स काफी ज्यादा उबर के साथ जुड़ने लगे। उसके बाद कस्टमर को जोड़ने के लिए वही स्कीम चलाई जो यूएसए में चलाया था। पहला राइड फ्री देते, दूसरे राइड पे काफी ज्यादा डिस्काउंट देते और तीसरे राइड पे भी डिस्काउंट देते, जिससे यहां भी कस्टमर काफी तेजी के साथ उबर के साथ जुड़ने लगे। और कोई भी किसी को भी टैक्सी की जरूरत होती थी तो उबर को ही सिलेक्ट करते थे। यहाँ पे लोगों को लगता था कि उबर इतने ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो काफी ज्यादा बेवकूफी कर रहा है, बट लोगों को अट्रैक्शन काफी तेजी के साथ आने लगी। 3 राइड के ही बाद उबर के साथ लोग वहां पे जुड़ने लगे और जिससे वहां पे उबर को काफी ज्यादा फायदा हुआ। इसलिए 2016 में उबर और दीदी चक्सिंग के बीच डील हो जाती है। कहा जाता है कि इस डील के पीछे सॉफ्ट बैंक का हाथ होता है, क्योंकि सॉफ्ट बैंक उबर में और दीदी चक्सिंग में दोनों में बहुत बड़ा इन्वेस्टर था। इंडिया में भी उबर ओला को काफी टफ कंपटीशन दे रहा था और साउथ ईस्ट एशिया में भी ग्रैब और गोजेक कंपनी उबर को काफी टफ कंपटीशन दे रहा था। 2014 में उबर ने एक उबर ईट्स जो कि एक फूड डिलीवरी सर्विस थी उसे लॉन्च किया। स्टार्टिंग में काफी ज्यादा ग्रोथ किया, बट आगे चल के ये फेल हो गया। उबर ईट्स जब लॉन्च हुआ था तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, काफी तेजी के साथ ट्रैफिक जनरेट कर रहा था, बट फिर भी ये फेल हो गया। उबर ईट्स जब मार्केट में आया था तो आलिया भट्ट से ऐड कराया था, जो कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। इनको ऐड करने के बाद ऑडियंस काफी तेजी के साथ जुड़ने लगे, काफी ज्यादा कस्टमर जुड़ने लगे, बट उन कस्टमर को लंबे समय तक उबर ईट्स नहीं जोड़ के रख पाए। जैसे स्विगी और जोमेटो, ये ट्विटर पे या अदर सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने कस्टमर के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और ट्विटर पे हमेशा अच्छी अच्छी ऑफर देते रहते हैं, जिससे कस्टमर भी इनके साथ जुड़े रहते हैं। बट उबर ईट्स ट्विटर या अदर सोशल मीडिया अकाउंट पे कस्टमर के साथ नहीं जुड़े, जिसके कारण उबर ईट्स फेल होने लगा। जोमेटो आया 2008 में और स्विगी आया 2014 में। यहाँ पे जोमेटो के पास 6 साल का एक्सपीरियंस था, स्विगी 6 साल लेट आया, फिर भी मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, अपनी एक अच्छी इमेज बनाई, अपनी अच्छी ऑडियंस बनाया, अपना अच्छा वैल्यू बनाया। और स्विगी जो है वो अपने ऐप को इजी टू यूज कर दिए, जिसके कारण लोगों को ऐप यूज करने में काफ़ी आसानी हो रही थी और ऑडियंस इनके साथ काफ़ी तेज़ी के साथ जुड़ रहे थे। और जोमेटो के साथ स्विगी भी काफ़ी तेज कंपटीशन कर रहा था मार्केट में। बट उबर ईट्स यहीं पे एक तो लेट आया, ऊपर से कोई अच्छा ऑफर नहीं दे पा रहा था जो ये दोनों से अच्छा हो, इसलिए उबर ईट्स फेल होने लगे और उबर ईट्स अपने मार्केटिंग भी गलत तरीके से कर रहे थे। उबर ईट्स जब मार्केट में आया तो लोगों के दिमाग में स्विगी और जोमेटो बैठा हुआ था, इसलिए लोग स्विगी और जोमेटो से ही डिलीवरी मंगाते, उबर ईट्स को कोई यूज ही नहीं करते, इसलिए ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। बट फिर भी उबर ईट्स ने ऑफर देना स्टार्ट किया और यहाँ पे कंपनी के जेब से पैसा लग रहा था और काफी ज्यादा ऑफर देने लगा। बट जब ऑफर देता तो ऑडियंस उनके साथ जुड़ते और ऑफर नहीं देते तो ऑडियंस उनके साथ छोड़ देते थे। जहां पे वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिलता वहां पे ऑडियंस चले जाते थे। इसके बाद उबर ईट्स को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था।
उबर ने अपने उबर ईट्स वाले सर्विस पे उतना ज़्यादा फोकस भी नहीं किया था जितना उनको करना चाहिए था, इसलिए ये सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद इन्वेस्टर भी बोलने लगे कि भैया आप रहने दो, आपसे ये उबर ईट्स जो फूड डिलीवरी वाला सर्विस है ये नहीं चल पाएगा, इसको आप छोड़ दो। फाइनली 21 जनवरी 2020 को जोमेटो ने उबर ईट्स को खरीद लिया 2485 करोड़ में, और उबर ईट्स के जितने भी कस्टमर थे, डिलीवरी पार्टनर्स थे, रेस्टोरेंट थे, सब जोमेटो में ट्रांसफर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जोमेटो के पास काफ़ी ज़्यादा शेयर आ गया। उसके बाद जोमेटो से यही उम्मीद की जा रही थी कि जोमेटो इंडिया के 50 से 55% शेयर लेकर के बैठ जाएगा, बट फिर भी इसका एडवांटेज जोमेटो को कभी नहीं मिला। स्विगी काफ़ी तेजी के साथ इन्हीं के साथ मार्केट में लगे रहे। इंडिया में काफ़ी चैलेंजिंग बिजनेस है फूड डिलीवरी का। उबर के इस जर्नी में उबर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का सामना भी करना पड़ रहा था। जैसे उबर की एक फीमेल एम्प्लॉय ने उबर कल्चर के खिलाफ एक ब्लॉग बनाया और वो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, काफ़ी ज़्यादा वायरल चला गया, जिसके बाद उबर के बहुत सारे एम्प्लॉय ने जॉब से रिजाइन करना शुरू कर दिया और उबर कल्चर के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, बोलने लगे कि उबर कल्चर काफ़ी बेकार है, यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट जैसे चीज़ें भी होती रहती है, जिससे उबर की इमेज पे काफ़ी बुरा असर पड़ा। ट्रेविस एक बार सफ़र कर रहे थे और सफ़र करने के दौरान ही ड्राइवर ने उनको पहचान लिया और ड्राइवर उनसे काफ़ी ज़्यादा लड़ने लगे। और ड्राइवर बोल रहे थे कि उबर ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि उबर मुझे पहले $20 पर राइड देता था और अब $2 पर राइड देता है। उबर ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसी बात के लेकर के ड्राइवर ट्रेविस से बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे और इनके लड़ते हुए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए, जिससे उबर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसके बाद बेंचमार्क कैपिटल, जो कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर थे, वो भी उबर के खिलाफ मुकदमा चलाने लगा। ऐसे कई कंट्रोवर्सी होने के बाद उबर की इमेज काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। और बोर्ड मेंबर जो है वो ट्रेविस को दोष दे रहे थे कि ये सारी कंट्रोवर्सी के पीछे आपका हाथ है, ये इमेज खराब करने के पीछे आपका हाथ है, उबर को जो इतनी ज़्यादा लॉसेस हो रही है इन सब के कारण आप है। ये सारी बातें सुनने के बाद, देखने के बाद ट्रेविस जो है उबर से रिजाइन कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद दारा खुसरोशाही को उबर का नया सीईओ बनाया गया और नया सीईओ आने के बाद जो ब्रांड की इमेज खराब हो रही थी, खराब हो चुकी थी, उस पे काम करना शुरू किए और कंपनी के रिलेशनशिप ड्राइवर के साथ मजबूत किया। बट फिर भी उबर पहले की तरह ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ट्रेविस जो थे वो अलग सोच के इंसान थे। वो सोचते थे कि मार्केट में उबर के कोई भी कंपटीटर नहीं रहेगा, उबर अकेला पूरा मार्केटिंग करेगा, और वो हवाबाजी भी बहुत करते थे, इसलिए उनके आगे पीछे हमेशा इन्वेस्टर घूमते रहते थे। अगर उबर की प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए तो उबर ने ज़्यादातर हर साल लॉसेस ही किए हैं। जैसे 2017 में उबर ने $4 बिलियन की लॉस किए थे और 2018 में भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस का सामना किया था, और 2019 में $8 बिलियन की लॉस किए थे और 2020 में $6 बिलियन की लॉस किए थे, और भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस किए थे। लेकिन आज अगर उबर की नेटवर्थ देखा जाए तो 2023 में $60.89 बिलियन की है और 72 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है और 10,500 से भी ज़्यादा सिटीज़ में आज उबर फैला हुआ है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।